हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ऑफ कोड। और आज हम देखने वाले हैं बैकएंड डेवलपर रोड मैप फॉर 2024। तो पहले क्या होता था कि हम एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट सीख जाते थे, थोड़ा बहुत फ्रंट एंड, थोड़ा बहुत डेवऑप्स जान के बैकएंड डेवलपर बन जाते थे। लेकिन आज की डेट में रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है बैकएंड डेवलपर से। नए नए टूल और टेक भी मार्केट में आ चुके हैं। क्लाउड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहां पर आजकल बैकएंड डेवलपर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आइदर उन्हें AWS, GCP एंड अज्योर जैसे क्लाउड के बारे में अवेयरनेस हो। तो अगर आप फ्रेशर हैं और बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये रोड मैप आपके लिए बहुत परफेक्ट है। एंड अगर आप ऑलरेडी बैकएंड डेवलपर है और आप नए टूल और टेक स्टैक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये रोड मैप को फॉलो कीजिएगा। चलिए आइए इसे डिटेल में देखते हैं। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें, क्या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्यूचर है, क्या डिमांड है। तो मैं ये सारे सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। चलिए आइए रोड मैप शुरू करते हैं। पहले देखते हैं रोड मैप की समरी कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको फंडामेंटल्स कंप्यूटर्स के पता होने चाहिए। फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो एडवांस डेवलपर्स हैं जो ऑलरेडी बैक एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ के बाद जर्नी को रिलेट होती है जहाँ पर उनको डेटाबेस के कुछ चीज़ें, फीचर समझना ज़रूरी है। एंड फिर आते हैं फ्रेमवर्क्स। फिर जानना ज़रूरी है APIs के बारे में, कैसे बैकएंड से फ्रंट एंड और सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स। टेस्टिंग, डेवऑप्स एंड डिप्लॉयमेंट और एडवांस एसेंशियल स्किल्स। तो आइए इसे शुरुआत से समझते हैं। शुरू करते हैं हम फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम आपको सीखना ज़रूरी है। DSA लीनियर एंड नॉन लीनियर दोनों में सीखना ज़रूरी है। इसमें जैसे लिंक्ड अरे लिस्ट और स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्रीज, ये सारी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। फिर आता है बिग ओ नोशन, जहाँ पर हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कोई भी एल्गोरिथम की कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। नेटवर्किंग में आपको एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं HTTP, HTTPS, ये सारों के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। DNS क्या होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर आपको बेसिक OS कमांड जो लिनक्स और यूनिक्स के हैं वो आना ज़रूरी है ना। फिर आता है हमारा गिट रेपो, जिसमें गिटहब, गिटलैब का बिटबकेट काफ़ी फेमस है। ये आपका कोड मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बारे में भी बीइंग फ्रेशर आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो एडवांस और बैकएंड डेवलपमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली वर्जन कंट्रोल्स के बारे में पता होगा। तो फिर आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ हम बताएंगे कि कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज की डेट में चल रही है। वन ऑफ देम इज़ पाइथन, जो काफ़ी बूम कर रही है और AI ML के साथ इसका कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा है। तो पाइथन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट वायरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आज का ट्रेंड फॉलो कर रहा है। फिर आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी काफ़ी चल रहा है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में मास्टर कर सकते हो। फिर है जावा। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो CPU इंटेंसिव ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काफ़ी अच्छी है। तो जावा का भी डिमांड काफ़ी अच्छा है। तो जावा भी आप वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हो 2024 में सीखने के लिए। फिर आता है गो। गो भी काफ़ी पॉपुलर है। इसका अगर आप सिंटैक्टिकली और कॉन्करेंसी और कुछ लाइब्रेरी सीख लें तो इसका भी यूज़ केसेस काफ़ी हैं जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए, आप लॉन्ग रन में काफ़ी आगे जाएंगे। और इसको लर्न करने में ऑलमोस्ट आपको 1 महीना लगेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप इसमें वन ऑफ द लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ ले लें। फिर देखते हैं डेटाबेसेस। तो डेटाबेसेस में सबसे
प्राइमरी में आता है सीक्वल डेटाबेसेस। तो सीक्वल डेटाबेस बेसिकली अगर आप देखोगे माई सीक्वल, पोस्टग्रेस, डीबी स्कीमा डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा सीक्वल डेटाबेस सीखने का। फिर नो सीक्वल डेटाबेसेस जैसे मोंगो डीबी, रेडिस, ग्राफ डीबी, तो इन सब के भी यूज़ केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और आजकल इनका भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। तो सीखने में तो डेफिनेटली आप एक सीक्वल डेटाबेस और एक नो सीक्वल डेटाबेस में एक्सपर्टीज़ ले लीजिएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट में इंडेक्सिंग, रेप्लिकेशन और शार्डिंग, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपका जो डेटाबेस है उसे स्केल और परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज करने में मदद करती हैं ये चीज़ें। तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। तो जैसे मैंने कहा था कि डिपेंड अपॉन जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप चूज़ करते हो, तो उसके हिसाब से आपको वेब फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने जावा चुना है जो वन ऑफ द पॉपुलर भी है, तो आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क आना ज़रूरी है। अगर आप जावास्क्रिप्ट चुनते हो तो आपको एक्सप्रेस, नोड जेएस आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पाइथन चुनते हो तो डीजैंगो है, अगर आप रूबी हो तो रेल्स आना ज़रूरी है। फिर आते हैं ओआरएम फ्रेमवर्क्स जो अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए बैकएंड लेयर को मदद करते हैं। तो उसमें वन ऑफ द पॉपुलर है हाइबरनेट। अगर आप नोड में हो तो आपको सिक्वलाइज आना ज़रूरी है। तो इस पे भी डेफिनेटली आप अपनी एक्सपर्टीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक ब्लॉक्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनके फ्रेमवर्क्स और उनके जो बैकएंड से कनेक्ट करने के ओआरएम मैपिंग्स। तो इस पे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है एपीआईज। तो जनरली कोई भी कम्युनिकेशन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू सर्वर, है ना, ये आपको इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ स्पेसिफिकेशन ज़रूरी होता है। तो वन ऑफ देम इज़ रेस्ट एपीआईज। तो आप रेस्ट एपीआईज, ये बहुत कॉमन और पॉपुलर एपीआईज इम्प्लीमेंटेशन है जो यूज़ होती है रेस्ट। तो इस पे डेफिनेटली आप अपनी एक्सपर्टीज़ ले लीजिएगा। फिर उनके बाद एडवांस आया है ग्राफ क्यूएल। तो ग्राफ क्यूएल भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन दोनों के यूज़ केसेस काफ़ी अलग हैं। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ग्राफ क्यूएल भी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे जान लीजिएगा। एंड फिर आता है जीआरपीसी। ये और भी नया है, ये परफॉर्मेंस में काफ़ी बेटर है कंपेयर टू ग्राफ क्यूएल एंड रेस्ट एपीआईज। तो मुझे लगता है आगे जाके जीआरपीसी काफ़ी पॉपुलर होगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जीआरपीसी भी सीखें। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी। तो ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन में बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे डेवलपर को मौका नहीं मिलता कि वो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाले एरिया पे काम कर सकें। तो ऑथेंटिकेशन में बहुत पॉपुलर है JWT, OAuth, OpenID Connect। JWT ऑथेंटिकेशन के लिए मदद करता है। OAuth is also responsible for authorization। OpenID Connect अगर आप OAuth के साथ यूज़ करोगे तो आपको ऑथराइजेशन प्लस ऑथेंटिकेशन दोनों मिल जाएगा। तो ये काफ़ी पॉपुलर है, मैं इसे मस्ट लर्न करने के लिए बोलूँगा। और थर्ड पार्टी बहुत सारे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन प्रोवाइडर भी आते हैं, जैसे ऑक्टा इज़ वन ऑफ द पॉपुलर एग्जाम्पल। तो डेफिनेटली उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी एक्सपर्टीज़ ले लीजिएगा। फिर है वेब सिक्योरिटी। तो वेब सिक्योरिटी में HTTPS, जो कि HTTP का एक्सटेंशन है, ये सिक्योर्ड प्रोटोकॉल है जहाँ पर आप डेटा, जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के सबमिट करते हो, तो वो डेटा जब नेटवर्क में सर्वर पे जाता है तो इस बीच हैक ना हो जाए करके ये डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है और एक टनल के थ्रू जाता है जो TLS क्रिएट करता है। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि आप HTTPS के बारे में थोड़ा जानिएगा। कोर्स पॉलिसी एप्लीकेशन में सेटअप करना बहुत ज़रूरत पड़ता है कि ताकि आपके जो मॉड्यूल्स हैं फ्रंट एंड बैक एंड में मल्टीपल सर्विसेज, वो जो सर्वर को एक्सेस कर पाएँ, या फिर जो फ्रंट एंड है आपका बैक एंड को जहां आपके सर्वर से वहां कनेक्ट पर प्रॉपरली करे। तो उसके लिए आपको कोर्स रूल सेट करने पड़ते हैं। OWASP क्या करता है कि ये जो भी आप इनपुट अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन में डालते हैं, जैसे इनपुट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे, या फिर फॉर्म फिलअप करते हो, तो और
ये जो इनपुट जब सबमिट होते हैं ये सर्वर पे जाके कोई जावास्क्रिप्ट एंटर करे तो वो रन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका डेटा प्रोबेबली हाईजैक हो सकता है और डेटा मैनिपुलेशन और वनरेबल हो जाता है। तो इसे हमें प्रिवेंट करना होता है। इसके लिए हमें इनपुट को सैनिटाइज करना होता है, जो भी यूज़र एंटर करे तो उसके लिए ओवास्प एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ता है। फिर है CSRF एंड XSS। तो ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी है और क्रॉस स्क्रिप्ट अटैक्स है। ये बहुत ज़रूरी होता है हर एक एप्लीकेशन को हैंडल करना। और क्रॉस साइट स्क्रिप्ट्स जो हैं उसके बहुत सारे आपको प्रिवेंशन स्टेप लेने पड़ते हैं, ताकि कोई भी स्क्रिप्ट्स आपके ब्राउज़र के थ्रू या फिर जो नेक्स्ट टैब है वहाँ के थ्रू आपका डेटा ना एक्सेस कर पाए या फिर कोई सर्वर पे कॉल ना कर पाए। तो ये जो क्रॉस स्क्रिप्ट्स है हमें ये प्रिवेंट करनी पड़ती है। CSRF के लिए आप CSRF टोकन यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें जो एक अच्छा अटैक प्रूफ एप्लीकेशन में एम्बेड करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि CSRF और एक्सेस अटैक्स के बारे में और जानिएगा। फिर नेक्स्ट है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मास्किंग और डेटा एनक्रिप्शन का आप डेफिनेटली थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके सिक्योर डेटा हैं उनको कभी भी नेटवर्क में ट्रांसफ़र करने से पहले एनक्रिप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और मोरोवर अगर आपके सर्वर पे सर्वर के कुछ क्रेडेंशियल्स हैं या फिर कोई ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के क्रेडेंशियल्स हैं, तो उसके लिए आपको सीक्रेट मैनेजमेंट सर्विस भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली गो थ्रू कीजिएगा। और डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि ऑथेंटिकेशन, वेब सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कीजिएगा। दैट्स इट। फिर आता है टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में देखोगे तो आपकी 3 टाइप की होती है। पहला है यूनिट टेस्ट। तो अगर आप जावा हो तो JUnit, प्री यूनिट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाइथन में हो तो पाईटेस्ट। अगर आप Node.js या जावास्क्रिप्ट सीखते हो तो आपको मोका, चाय, इन सब के बारे में पता होना चाहिए टू राइट द यूनिट टेस्ट केस। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट। तो इंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, ये बेसिकली दो दो तीन पेजेस, या फिर अगर फ्रंट एंड की बात करें, अगर बैक एंड की बात करें तो 2-3 सर्विसेज के बीच में जो इंटीग्रेशन टेस्ट होता है उसके लिए यूज़ होता है। तो कुछ इंटीग्रेशन टेस्ट यूज़ करते हैं पोस्टमैन, टेस्ट कंटेनर्स, न्यूमैन, एंड काफ़ी ऑटोमेशन फ्रेमवर्क भी हैं जो आपको इंटीग्रेशन टेस्ट अचीव करने में मदद करती है। तो एंड टू एंड टेस्टिंग जैसे सेलिमन और सिप्रस टेस्टिंग्स हैं, तो ये आपको एंड टू एंड टेस्टिंग और इंटीग्रेशन दोनों अचीव करने में मदद करती है। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट साइड में आपका फ्रंट एंड है तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि सेप्रेस, नहीं तो आजकल प्ले राइट करके भी एक फ्रेमवर्क आया हुआ है, तो ये एंड टू एंड टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी पॉपुलर है। फिर आता है डेवऑप्स एंड डेवलपमेंट। तो कोड सीख लिया, अब इसको सर्वर पे डिप्लॉय कैसे किया जाए, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे किया जाए, इसके लिए आपको CI/CD पाइपलाइन आना ज़रूरी है। तो वन ऑफ द फेमस है जेनकिंस है, हडसन है CI/CD पाइपलाइन में। फिर गिटहब भी है, गो CI/CD भी है, काफ़ी है। आप जेनकिंस काफ़ी पॉपुलर है तो आप उसे डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर है कंटेनराइजेशन। तो आपकी एप्लीकेशन को कैसे हम कंटेनराइज कर सकते हैं, उसके लिए डॉकर कंपोज आना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा डॉकर में कैसे इमेज बनाते हैं, कैसे कंटेनर मैनेजमेंट होता है, तो उसके लिए डॉकर और डॉकर कंपोज सीखना ज़रूरी है। तो जो इमेजेस आप डिप्लॉय करते हो सर्वर पे, उसको मॉनिटर और ऑटो स्केल करने के लिए आपको एक ऑर्केस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुबरनेटिस हेल्म बहुत ही पॉपुलर है, तो इसके बारे में भी डेफिनेटली आप एक्सपर्टीज़ ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपका काफ़ी प्राइमरी स्किल्स में माना जाता है
कि कोड लिखना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा में, फिर आप स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क सीख लो, फिर आप उसको इमेज बनाना डॉकर से सीख लो, फिर उसको ऑर्केस्ट्रेट करना कुबरनेटिस के थ्रू सीख लो। तो एक बेसिक चेन है, और ये चेन बनाने के लिए आपको सी आई सी डी भी आना ज़रूरी है। तो ये बहुत प्राइमरी सीक्वेंस है, तो डेफिनेटली इस पर एक्सपर्टीज़ लीजिएगा। फिर हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स लाइक AWS, Azure और गूगल क्लाउड। तो क्लाउड प्रोवाइडर्स आजकल सारी एप्लीकेशन क्लाउड में माइग्रेट हो रही हैं। पॉपुलर सबसे ज़्यादा AWS है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म, काफ़ी चीज़ें एक टेम्पलेट के थ्रू दे देते हैं और हमें सिर्फ अपना कोड के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। आजकल वन ऑफ द क्लाउड सीखना बहुत नीड है और नेसेसिटी है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों में से एक में एक्सपर्टीज या सर्टिफिकेशन पक्का कर लीजिएगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड लाइक टेराफॉर्म एंड एंसिबल, ये भी ज़रूरी है। तो टेराफॉर्म काफ़ी न्यू है, काफ़ी पॉपुलर है, डेफिनेटली 10 दिन में आप इसे मास्टर कर सकते हो। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट लेवल पे और एक बेसिक प्रैक्टिस से आप सीख सकते हो कि टेराफॉर्म बेसिकली कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड वर्क करता है। मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग लाइक प्रोमीथियस, ग्राफाना एंड ELK स्टैक, आपके एप्लीकेशन लॉग मॉनिटर करने के लिए आपको कुछ मॉनिटरिंग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आइदर प्रोमीथियस, ग्राफाना बहुत पॉपुलर है, ELK स्टैक काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड और बहुत पॉपुलर है। तो ग्राफाना और ELK स्टैक में डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा लर्न करने के लिए। फिर आता है आर्किटेक्चर एंड असेंशियल स्किल। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम जो हमने रोड मैप देखा अब तक, ठीक है, इस रोड मैप के अलावा और भी कुछ स्किल्स हैं जो एड ऑन्स आपको काफ़ी एडवांटेज देगी इंटरव्यू में। तो पहला आता है काफका लाइक मैसेज ब्रोकर्स, तो पब्लिशर एंड क्यूइंग मॉडल। तो ये काफ़ी सही है। आपको रैबिट MQ नहीं तो काफका जैसे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए इन मैसेज ब्रोकर्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो काफका काफ़ी फेमस है, बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बहुत फास्ट है, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा काफका और रैबिट MQ को यहाँ पर। फिर है कैशिंग इन द एप्लीकेशन। तो एक्सटर्नल कैशिंग के लिए रेडिस होता है, तो काफ़ी रेडिस काफ़ी फास्ट कैश्ड है, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा रेडिस सीखने के लिए। फिर है सर्च इंजन्स लाइक इलास्टिक सर्च। तो अगर आपके एप्लीकेशन में डिमांड है कि आपका सर्च और रीड काफ़ी एनहांस हो, तो टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको सर्च इंजन्स इलास्टिक सर्च के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत पॉपुलर भी है और मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा। इवेंट ड्रिवेंट आर्किटेक्चर्स, तो ये कुछ आर्किटेक्चर स्टाइल है। ये डिपेंड करता है कि आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आप इसमें से अपने एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्किटेक्चर फाइनल कर सकते हैं। फिर है माइक्रो सर्विसेज। ये बहुत पॉपुलर बैकएंड सर्विसेज डिज़ाइन पैटर्न्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सर्विसेज को बहुत ही मॉड्यूलर लेवल पे लिखा जाता है, एंड ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज आर्किटेक्चर नेटवर्क होता है। तो आजकल ये काफ़ी पॉपुलर है। तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है, कम्युनिकेशंस कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, डेफिनेटली मस्ट रिकमेंडेड है कि इसे सीखा जाए और इसमें डेफिनेटली एक्सपर्टीज़ ले लीजिए, क्योंकि आजकल सारे जॉब रिक्वायरमेंट बैकएंड के वो माइक्रो सर्विसेज स्किल बेसिकली एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। फिर आते हैं API गेटवेज। तो ऑलरेडी जो API गेटवेज हमें मिलते हैं कॉन्ग से, Nginx से, AWS API गेटवे, तो हर एक बैकएंड सर्विसेज कनेक्ट करने से पहले आपका API गेटवे आता है। तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पर AWS API गेटवे या Nginx के बारे में पढ़ने के लिए। API गेटवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्रूशियल है। अपार्ट फ्रॉम गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पॉलिसी चेंज एंड कभी कभी ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन भी वहाँ पर लिखे जाते हैं, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो डेफिनेटली इसे लर्न कीजिएगा।
दैट्स इट गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो और आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसे एड्रेस करूंगा।